ऑल राइट, लेट्स गो ऑन। भाई साहब जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, ये देखो, ये ऐसे छिछोरे लोग रहते हैं। ये सुयश खुद की बात की इज्जत नहीं करता, मैं इधर सीरियस हो गया। मेरा भाई ये बच्चा अभी क्या है, खाली बुकड़ अभी मेरी बैंड बजाएगा तो मेरा ठीक है भाई। चलो इन्वेंट्री। ए रिकी एकदम स्मार्ट है भाई। ओ रिकी एकदम स्मार्ट है। इन्वेंट्री बचपन की फोटो एकदम ही मस्त है इन्वेंट्री। तो सुनो अभी इन्वेंट्री टॉपिक में रेडी हो क्या? इन्वेंट्री टॉपिक का एक एरिया थोड़ा सा टफ है, और वो टफ जो एरिया है उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और एग्जाम के मेजॉरिटी क्वेश्चन उसी पर आए हुए हैं। सो इन्वेंट्री के टॉपिक को अब हम खत्म करेंगे अगले 2-3 दिनों में। एग्रीड? और इन्वेंट्री का टॉपिक हो जाने के बाद फिर आप अगर इजाजत देंगे तो पार्टनरशिप शुरू कर देंगे, ताकि आप पास होने का तो आपका पूरा का पूरा चांस हो जाए। ठीक है, सो अब सुनते हैं क्या बोल रहे इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में क्या है बेटा जी? फर्स्ट वाई, अच्छा व्हाट इज इन्वेंट्री फर्स्ट? व्हाट इज इन्वेंट्री? दूसरा क्वेश्चन है वाई इन्वेंट्री। तो पहले व्हाट इज इन्वेंट्री का मैं मतलब बता दूं कि बेटा जी जब आप बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर ट्रेडिंग हो, तो उसके अंदर आपको जो गुड्स लगते हैं उसको हम नाम दिया जाता है इन्वेंट्री। तो बेटा जी कैन आई नॉट से व्हाट इज इन्वेंट्री? सो कैन आई नॉट से गुड्स? तो इसके अंदर क्या क्या हो जाता है? फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट, स्टोर्स एंड सप्लाईज, जैसे स्क्रूज वगैरह, स्टोर्स एंड सप्लाईज, राइट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए छोटी मोटी चीजें जो लगती रहती है, स्टोर्स एंड सप्लाईज, उसको भी हम क्या नाम देते हैं बेटा जी? इन्वेंट्री। तो आशा करता हूं कि पहले आपको ये तो समझ में आ गया कि इन्वेंट्री क्या है। एग्रीड? फिर दूसरी चीज वाई इन्वेंट्री? बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट कम्स अ क्वेश्चन हाउ। सो बेटा जी एकदम सिंपल है। तुम्हारा ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर टू ओपनिंग स्टॉक 10 यूनिट्स, टू परचेसेस 50 यूनिट, बाय सेल्स 40 यूनिट, राइट। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, बट आप अभी एक चीज नोटिस कर रहे होगे, तो सेल्स 40 यूनिट का है बेटा जी, बट बेटा जी जो एक्सपेंस बुकिंग हो रहा है वो 60 यूनिट का है। तो इसके अंदर मैचिंग नहीं हो रहा है। इनकम इज नॉट मैचिंग विद एक्सपेंस, क्योंकि इनकम कितने यूनिट का है? इनकम कितने यूनिट का है बेटा जी? इनकम इज ऑफ अराउंड 40 यूनिट्स, बट व्हाट इज द एक्सपेंस? एक्सपेंस इज ऑफ 60 यूनिट। तो बेटा इनकम और एक्सपेंस मैच नहीं हो रहा है। सो कैन आई नॉट से देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं कितने यूनिट? क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं 20 यूनिट। एग्रीड? सो क्लोजिंग स्टॉक इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। इनकम फॉर द पीरियड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंस ऑफ द पीरियड। मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, भावेश गोकलानी जी, आप रिकी को जानते हो क्या? और भारत अग्रवाल, आप भी रिकी को जानते हो क्या? भारत अग्रवाल और भावेश गोकलानी जी को पूछ रहा हूं, आप जानते हो क्या इन लोगों को? रिकी को जानते हो आप? मुझे रिप्लाई करना। और अगर रिकी को नहीं जानते हो तो बेटा जी जो तुम्हारा जो चीज लिख रहे हो ना, उसका एक दिक्कत है। आज बेटा जी मुझे इन्वेंट्री टॉपिक को थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ेगा यहां पर, और आज आपसे कुछ एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखो जब वो रिवीजन बैच लेता है ना, तो पहली एक चीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको किस तरीके से आपके साथ में सक्सेस या लॉस, सक्सेस या फेलियर आप अट्रैक्ट करते हो, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये नहीं समझोगे तो आप कितनी बार पढ़ लो कर लो, फिर बावजूद इसके आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्योंकि मेरे जीवन में जो चीज़ मैंने देखी है, बहुत सारे सीएज ऐसे बने जो सीए बन गए बट बावजूद उसके पैसे नहीं कमा रहे। तो ऐसी क्या बात हो गई? आपने डॉक्टर्स भी देखे होंगे, डॉक्टर्स बन गए बट पैसे नहीं कमा रहे, इंजीनियर्स बन गए पैसे नहीं कमा रहे, और लॉयर्स बन गए पैसे नहीं कमा रहे, इंटीरियर आर्किटेक्ट बन गए पैसे नहीं कमा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे यार। कुल मिलाकर शॉर्टकट में ये बात है। तो क्या चीज़ होती है? तो बेटा जी क्या होता है कि जो हमारे थॉट्स है ना,
राइट, ये कभी वेस्ट नहीं होते, दे कैन नेवर बी वेस्टेड। थॉट्स कभी भी वेस्ट नहीं होते। मतलब जब आप देखोगे तो आपके ब्रेन में, अगर आप ब्रेन का फिगर डाउनलोड करोगे नेट से, तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एक दूसरे के अंदर इंटरेक्शन होता है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। राइट, जैसे ये कहा गया एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली चेंजेस द फॉर्म, एनर्जी ओनली चेंजेस द फॉर्म। सो बेटा जी, ऐसी एक भी चीज आपने आपके जीवन में हासिल नहीं की होगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता वो चीज। मतलब अगर मान लो आप लकी ड्रॉ में प्राइज भी जीतते हो ना, तो आप पहले एक फॉर्म, एक कोई चीज भरकर भेजते हो, फिर उसके बाद में लकी ड्रॉ में आप फॉर्म जीतते हो, मतलब वो प्राइज जीतते हो। अगर आप पास हुए, फेल हुए, उसके लिए हमेशा आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके दिमाग में जो सबसे पहली नजर जो चीज काम करती है वो है थॉट। समझ में आ रही है? थॉट्स एक ऐसी चीज है जो ब्रेन, आपका जो ब्रेन है, ये कभी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हो, राइट, आप यहां पर हो, यहां से आप कहीं पर और सोच रहे हो कि मैं जाकर वहां पर नेगेटिव चीज फैला दूं, सो ये नेगेटिव वहां पर फैल ही नहीं सकता जब तक इसको वो घेरे में ना ले ले। आपको पहले घेरे में लेता है वो। इट इज इम्पॉसिबल दैट कि आपकी चीज पहले ही ठीक हो जाएगी, राइट, और आप दूसरी जगह पे नेगेटिविटी फैला दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोई भी चीज आप विचार करते हो किसी और के लिए, वो पहले आप पर निर्भर करती है, आप पर कार्य करती है, और मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है। इट हैपन्स। तो बोलने का तात्पर्य क्या, चलो एक काम करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं। सभी बच्चे जो भी वहां पर बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग पेनड्राइव के स्टूडेंट जो मुझे सुनेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे ताकि आपको जीवन में एक चीज तो क्लैरिटी से आ जाए कि हमें क्या करना होगा फ्यूचर में। एक बार आंखें बंद कर लो, जैसे मैं बोल रहा हूं, कोई आंखें खोलेगा नहीं, ऊपर की दीवार नीचे आ जाए तो भी परवाह नहीं करना है, आंखें बंद रखोगे, जब तक मैं नहीं बोल दूं तब तक आप आंखें नहीं खोलोगे। आंखें बंद करो, चलो बी फास्ट। अब आंखें बंद करने के बाद आपने एक बार जैसा मैं बोलूं वैसा सोचते जाना है और करते चले जाना है। तो पहला काम है, आंखें बंद ही रहे और अब अपनी श्वास के पास ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ, श्वास के पास ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ। देखो, श्वास अंदर जा रही है, फिर वापस बाहर आ रही है। श्वास की तरफ फोकस करो। रेडी? प्लीज फोकस ऑन योर ब्रेथ। एकदम रिलैक्स बैठे रहो, आपके हाथ पैर कहीं पर भी कोई मोमेंट नहीं है। यू आर जस्ट सिटिंग इन अ रिलैक्स्ड मैनर, कोई भी मोमेंट नहीं है, एकदम बिंदास होकर बैठ जाओ। अब बेटा जी ऐसा विजुअलाइज करो कि आप किसी एक जंगल में भाग रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो। जस्ट कीप विजुअलाइजिंग थ्रू योर आइज। आप आपके जंगल में भाग रहे हो, वहां पर जो जंगल है, आपको बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के पेड़ दिख रहे हैं, राइट। जब आप भाग रहे हो तो वहां पर जो ग्रास है उस ग्रास को फील कर पा रहे हो आप, जो सूखे पत्ते हैं उनको फील कर पा रहे हो, वहां की जो हवा है उसको फील कर पा रहे हो, आप भाग रहे हो। तो कीप रनिंग, कम ऑन, कीप गोइंग अहेड, आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, राइट। थोड़ा सा आप थक रहे हो, आपकी श्वास थोड़ी सी और डीप हो रही है, आपको थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा है, बट आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, राइट। सो स्टार्ट जॉगिंग जॉगिंग जॉगिंग, राइट। इस एनवायरनमेंट के साथ एक हो जाइए, मजा करिए, मस्ती करिए। अब जब आप आगे जा रहे हो तो वहां पर सामने आपको एक बहुत बड़ा अजगर दिख रहा है, बट उसको आपको देखना नहीं है। जो अजगर है सामने उसको देखना नहीं है, उससे नजर हटा लो। वो अजगर मुंह खोलकर आपकी तरफ आ रहा है, बट उसको देखना नहीं है, उसे नजरअंदाज कर दो, उसको इग्नोर करो। वो अजगर ऐसे आंखें इधर उधर घुमाकर देख रहा है, यू डोंट हैव टू फील इट। तुम्हें बिल्कुल जंगल बुक का फीलिंग आ रहा है, बट यू हैव टू इग्नोर दैट फीलिंग, जस्ट उसको इग्नोर करो, उसके पास देखो मत, और आप आगे चलते रहो। अभी चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, और जब आप कंप्लीट फील करो
तो एकदम शांति से, एकदम रिलैक्स होकर, एकदम आराम से, एकदम प्यार से, धीरे से आंखें खोल सकते हो। ठीक है, तो धीरे से आंखें खोलो और मुझे अब बताओ कितने बच्चों को अजगर दिखा ही नहीं? राइट, या अजगर दिखा? राइट क्वेश्चन वुड भी कितने बच्चों को अजगर दिखा? जिन जिन बच्चों ने जैसा जैसा मैंने कहा था वैसा किया, उन बच्चों को, कितने बच्चों को अजगर दिखा? जल्दी से मुझे बताओ। यदि आपने जैसा मैंने कहा वैसा नहीं किया तो आप मत बताइएगा कुछ भी, क्योंकि आपका आंसर रिलेवेंट नहीं है। बट जिन जिन बच्चों ने सीरियसली मेरी सारी स्टेप्स फॉलो की, उनमें से बताएंगे कितने बच्चों को अजगर दिखा। यू कुड सी दैट अजगर। यू नीड टू टाइप मी, राइट? और फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब आप उस एनवायरनमेंट में, जंगल में जब आप फील कर पा रहे थे, चल रहे थे, ओके, गौरव बोलता है मुझे दिखा, ओके, गायत्री यादव बोलती है मुझे दिखा, ओके, निष्ठा सिंह बोल रही है मुझे दिखा, रिकी बोल रहा है दिखा, चर्चित बोल रहा है दिखा, ऑलराइट, श्री बोल रहा है दिखा, भूमिका इन्नानी बोल रही दिखा, आलियाना बोल रही दिखा, और हसन भी बोल रहा है दिखा, प्रियल भी बोल रही दिखा, स्नेहा बोल रही है दिखा। तो जिन जिन बच्चों को दिखा, यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। जो बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं दिखा, तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हारा ब्रेन नहीं ये कॉन्सेप्ट समझता ही नहीं है। मैंने बोला वो जो अजगर है उसको मत देखो, मत देखो मतलब क्या? यहां पर एक सिर्फ एक्शन है, एक्शन आप देख ही सकते हो। सो जो अजगर है वो तो विजुअलाइज हो जाएगा ना वहां पर। अजगर दिखा। सो बोलने का तात्पर्य क्या है कि आप लोगों को, तुम छोटे बच्चे को पता है कि हम बच्चे को बोलते हैं कि इसके अंदर उंगली नहीं डालने का, ये जो प्लग है उसके अंदर उंगली नहीं डालने का, तो बच्चा जाकर उधर जानबूझ के करता है, उंगली डालूं 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 इसके अंदर, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं चलता नहीं करना मतलब क्या, करना ही पता है बच्चे को। आपको भी यही चीज समझनी है, राइट? सो बेटा जी, जब आप जंगल में जा रहे थे तो उस एनवायरमेंट के साथ एक हो गए थे आप। एनवायरनमेंट के साथ आप एक हो गए थे। आप एनवायरनमेंट के साथ एक हो जाओ, जब आप पूरे एनवायरनमेंट के साथ पूरा फील होने लगो, तब जाके आप उस जंगल में कुछ हासिल कर सकते हो। अगर आप उस जंगल के विरुद्धार्थी हो जाते हो, अगर आप उसके अपोजिशन में रहते हो, तो कभी आप जीत नहीं पाओगे जंगल के। जंगल की चीजें यूज कर कर आप जंगल में आराम से रह सकते हो, बट अगर आप उसके विरुद्धार्थी हो जाते हो तो या तो जंगल रहेगा या आप रहोगे। बट बेटा दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती, ना आपको सक्सेस मिलेगी। तो बोलने का तात्पर्य क्या बेटा जी? आपका ब्रेन नेगेटिव चीजें नहीं समझता, और जब आप नेगेटिव बोलते हो कि उसको मत देखो, तो पहले वो चीज आपको अफेक्ट करती है। रूल नंबर 1, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में सेल्फ रिस्पेक्ट रखना इतना ज्यादा जरूरी है कि उसके वजह से आप सक्सेस के समीप आ सकते हो। यदि आप कभी देखोगे बड़े बड़े लोगों को, तो उन्होंने जो भी कोई संघर्ष किए, कष्ट किए, छोटे लोगों के लिए, अपने से जो लोअर लेवल पर थे उसके लिए किए। सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों का प्रोटेक्ट करना हर हालत में बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो समझ लो आज जीत नामुमकिन है, राइट? तो अब जब आपके अंदर वो जो चीज है कि जब रिकी के लिए बोलते हो कि कि तेरे बचपन की फोटो, यार किसी के बचपन की फोटो के बारे में ये मजाक जब वो आपका बहुत अच्छा मित्र है तब तुम अकेले में करते हो, तब ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। बट जब आप पब्लिक फोरम में करते हो, तब मुझे उससे एतराज है। क्योंकि वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम रिकी को चिढ़ा रहे हो, शायद रिकी को मैं समझा बुझा के उसको कॉन्फिडेंस देकर आगे बढ़ जाएगा, बट जो तुम्हारी थिंकिंग है, वो जो थॉट था जो तुमने इस नेचर के सामने, इस वर्ल्ड के सामने फेंका, उस थॉट को वर्ल्ड एब्जॉर्ब कर कर आपके बॉडी पर इंप्लीमेंट कर रहा है, आपको पता नहीं चल रही है बात। कोई भी चीज बोली गई वेस्ट नहीं होती। जीवन में यदि सिर्फ पॉजिटिव बात बोलोगे, तो मैं ये बोल सकता हूं आपको कि शायद आपका फायदा ना हो, राइट? बट मैं आपको ये बता दूं कि जिस आदमी ने नेगेटिव सोचा उसका फायदा कभी नहीं हुआ, मतलब उसमें गुंजाइश ही नहीं है। पॉजिटिव बोलने से शायद फायदा ना हो, फायदे होने के पर पूरे के पूरे चांसेस सिर्फ पॉजिटिव बोलने में ही है। नेगेटिव बोलने में मैं आपको वचन दे देता हूं आपका कभी फायदा हो ही नहीं सकता। अरे एक बेटा अपने बाप को छोड़ देता है जब वो दिन भर नेगेटिव बातें करते रहता है। यहां पर जो बरसों पुराने रिश्ते होते हैं वो टूट जाते एक नेगेटिव बात के। नेगेटिव बात का इतना बड़ा असर होता है मेरे राजा बेटा जी। तो जरा सोचो कि जो चीज इतना असर कर रही है बाकी के लोगों पर, वो तुम पर असर नहीं करेगी, राइट?
तो बेटा जी जब कभी भी इस तरीके की चीजें करो तो सोचो जीवन में, स्पेशली इस बैच के लिए तो मैं 100% बताऊंगा कि तुम्हारे लिए, क्योंकि जो रिवीजन बैच होती है ना उसके अंदर बच्चा एक बार त्रस्त हुआ रहता है, उसको आइडिया नहीं है कि वो क्या गलत कर रहा है। तो मैं आपको तो इतना बताऊंगा कि बेटा जी आपका दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। मैं कई बार ऐसे देखता हूं कि बच्चा इस चीज को, कोर्स को भी इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी हर एक प्रत्येक चीज को। आपको प्रॉब्लम को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि भाई ये प्रॉब्लम क्या कहना चाहती है, मुझे उस क्या बोल रही है। व्हेन यू गिव द रिस्पेक्ट देन यू विल अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ इट। एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव दैट हैबिट कि मैं इस प्रॉब्लम को रिस्पेक्ट दूं, मैं इस टॉपिक को रिस्पेक्ट दूं, तब तक आप रिस्पेक्ट दोगे नहीं। अरे भाई रिस्पेक्ट देने से मैं आपको बताऊं कोई टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर कोई आदमी डिसाइड कर लेता है, तुम्हें क्या लगता है साइंटिस्ट लोग, जो छोटे मोटे लोग हैं जिन्होंने चीजों का इन्वेंशन किया, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं मेरे जीवन में जिन्होंने कुछ नहीं यार, एकदम साधारण से मैकेनिक लोग हैं और उन्होंने कुछ कुछ नई नई चीजें इन्वेंट कर दी है, क्योंकि वो उस चीज का तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और उसके अंदर पूरा डील करते हैं। ये चीज मुझे मंजूर नहीं है और इस क्लास में इसके आगे वापस देखना नहीं चाहिए। इस क्लास में वातावरण कैसा हो कि भाई ये वातावरण ऐसा हो कि जितने भी बच्चे हैं ना अपने क्लास में एक दूसरे का साथ दे, एकदम बिल्कुल अच्छे से। कहां तक उचित बात है बेटा, मजाक उड़ाना है, किस बात का मजाक उड़ाओगे। मैंने पूछ लिया भाई फोटो किसकी है, भाई किसकी, इस जनरली पूछा। सो व्हेन आई आस्क्ड हिम एंड ही इज सेइंग दैट इट इज क्यूट, ऑफ कोर्स मेरे को भी मेरे बचपन की फोटो बहुत पसंद है, शायद उसको भी पसंद है इसलिए लगा रखी है। उसके बारे में नेगेटिव बात करना गलत है। यदि आप मूवी देखते हो 3 इडियट्स, देखी होगी आपने। 3 इडियट्स मूवी में करीना कपूर का दिल जीतता है आमिर खान। ये मूवीज जो है ना हमसे ही निकल कर बाहर आती है, हम जैसे लोगों से ही बाहर निकल कर आती है, राइट। मूवीज जो कोई डायरेक्टर होता है वो शायद हमसे ज्यादा सोचता है, हमसे आगे सोचता है, इसलिए वो देता है। बट मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मूवीज तो हम जैसे लोगों से ही निकल कर बाहर आ रही है ना भाई, हमारे जैसे ही लोगों से निकल कर बाहर आ रही है। उसमें एक व्यक्ति जो इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करता है उसको किस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, राइट। और आपके मन में भी उसके प्रति क्या भावना है आप देखिए। और जब कोई व्यक्ति एक ऐसा बोलता है कि तुम तुम्हारे मां की घड़ी पहन रही थी, तब हम किस तरीके से उसको फील करते थे। एक बार ऑब्जर्व तो करो यार फीलिंग को। मतलब यदि किसी व्यक्ति को उस घड़ी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और कोई एक पेड घड़ी है जो विच इज वेरी वेरी कॉस्टली, तो तुम किस घड़ी को चुनते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, रिस्पेक्ट सिर्फ पैसे का नहीं होता है, रिस्पेक्ट हर प्रत्येक चीज का होता है। आप तबला ले लो, मतलब इनफैक्ट इन सभी चीज़ों में तो तबले में तो लोग उस तबले को प्रणाम करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में जब कभी भी दशहरा वगैरह आता है करता है तो हम जितने भी हमारे औजार होते हैं उन औजार की पूजा करते हैं, राइट। तो बेटा जी प्लीज़ आप थोड़ा सा हमारे पास्ट में जाइए, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारे इसमें पूर्वजों ने बताया कि अस्त्र शस्त्र की पूजा करो, राइट। हमारी जितनी भी औजार है उनकी पूजा करो, उनके नतमस्तक हो उनके प्रति, लोगों का भी रिस्पेक्ट करो। जब आप इस चीज से भटक जाते हो तो बेटा जी आप एक्चुअली सोच रहे हो कि मैंने बड़ा काम कर लिया, इनफैक्ट तू गलत राह पकड़ लिया, अब तू सक्सेसफुल होने की कगार पर नहीं है। तो बस ये एक बात बतानी थी कि जिस भी चीज करो उसकी रिस्पेक्ट करो। तो आशा करता हूं कि आज के बाद इस क्लास में कोई भी ऐसी चीज का किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, ये उचित नहीं है। इसमें उस सामने वाले का नुकसान तो बाद में होगा, पहले नुकसान तेरा होगा। ध्यान में रखना इस बात का। बस बाकी आप समझदार हो, आपको लगे कि नहीं भाई मैं अगर आपको जो बता रहा हूं उससे आपका नुकसान हो जाएगा, आपका एंजॉयमेंट कम हो जाएगा, तो बेशक मत करना। मैंने दोनों चीज़ें बोली, नुकसान हो जाएगा, मुझे पता है इसके प्रति तो तुम मेरे साथ सहमत हो कि सर नुकसान तो नहीं होगा, और तुम ये बोलोगे कि सर हमारा एंजॉयमेंट कम हो जाएगा, तो शायद तुमको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि एंजॉय कैसे करते हो। तुम ये सोच चुके हो कि एंजॉय तो भाई इसकी मार उसकी मार और फिर ही एंजॉय करेंगे, नहीं। तो तुम सबसे बड़े गधेड़े हो। एंजॉय करने के लिए जो चीज़ें लगती है वो तुम पता ही नहीं कर पाए आज तक। और एंजॉय करना है तो देखो कभी सचिन कैसा एंजॉय करता है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो कैसे एंजॉय करते हैं, तुम बड़े बड़े लोगों के बारे में नाम लेते हो, राइट, वो कैसे एंजॉय करते हैं। देखो अपने काम के प्रति लगन लगा दो और फिर देखो तुम्हारा एंजॉयमेंट नेक्स्ट लेवल होगा। राइट, सो लेट्स गो ऑन राजा बेटा जी। सो प्रत्येक चीज की रिस्पेक्ट करो, प्रत्येक चीज की। और ये चीज तुम्हारे माता पिता ने भी सिखाई तुमको, कदर करो खिलौनों की, राइट। हम हमारी बेटी को सिखाते कदर करो, प्रत्येक चीज की कदर रखो। कोई भी चीज अगर सही ढंग से रखो, सही चीज तरीके से करो ना, तो वो आपके जहन में आ जाएगा कि आप किसी के प्रति फिर गलत बात नहीं कर सकते। गलत बात नहीं करोगे तो बेटा जी सामने वाले का गलत नहीं होगा ये तो ठीक है, बट पहले आपका गलत नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना है ना। तो राजा बेटा जी मैं किसी से नाराज नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, और ना किसी ने किसी को कुछ बोलना है। बट मुझे क्लास में अगर गलत चीज़ लगती है ना तो फिर बेटा मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को, और फिर मुझे
ये पढ़ाई तो क्या है यार, मैं रहूं या ना रहूं तुम फिर भी पढ़ लोगे, राइट। बट ये जो चीज़ है ना, रिस्पेक्ट किसी चीज़ की, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो ऑन राजा बेटा जी। अब हम चलते गए इन्वेंट्री टॉपिक के पास। सो इन्वेंट्री टॉपिक में मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, तो फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड सप्लाईज, ये सब। एंड व्हाई इन्वेंट्री? इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट। सो दिस इज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं बेटा जी, वी राइट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ इवेंट, इट इज व्हाट आई वुड से दैट इट इज अ रिजल्ट, कि मैंने इतना माल खरीदा, इतना बेचा, इतना बच गया, वो इवेंट है, वो एक रिजल्ट है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है बेटा जी। सो बावजूद इसके मैं आपको बता रहा हूं इन्वेंट्री लिखी जाती है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। सो राजा बेटा जी, आप सभी बच्चों को समझ में आया व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाउ कम्स अ क्वेश्चन, इन्वेंट्री के अकाउंट्स बनते हैं क्या? इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है क्या? अकाउंट बनता है क्या? तो आप मुझे इसका आंसर देना, और नहीं तो तुम मुझे प्रोसेस बताना, तब तक मैं। तो तुमने बताया मुझे कि इन्वेंट्री का कोई भी अकाउंट नहीं बनता है। ओके, इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनता है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि इन्वेंट्री कैसे होती है, फिर रियल लाइफ में कैसे इन्वेंट्री की जाती है। तो बेटा जी क्या होता है, एक होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कभी गए हो, देखा है तुमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसा होता है? ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट कभी देखा है, राइट। यहां पर सब एसी एसी लगा होता है, टिप टॉप ऑफिस होता है, जैसा ये देख रहे हो, इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना सकते हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या सब टिप टॉप, सब लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो काम चलता है वो डॉक्यूमेंट्स पर चलता है, ये काम चलता है डॉक्यूमेंट्स पर। ओहो हो सर, समझ गए हम, डॉक्यूमेंट्स पर काम चलता है। और बेटा जी तुम्हें पता है क्या, जो माल आता है ना वो आपके यहां पर नहीं आता है। आपको बताऊं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में माल नहीं आता। इधर बोल रहे हो कि भाई डॉक्यूमेंट्स आए, तो इधर इनवॉइस आएगा, इनवॉइस, परचेस, परचेस इनवॉइस आएगा, सेल इनवॉइस आएगा, बरोबर है। अगर तुम मुझे ये पूछोगे कि क्या यहां पर कि कोई भी गुड्स आएंगे, तो मैं पहले बता दूं इधर कोई गुड्स नहीं आते बेटा जी। गुड्स आते हैं गोडाउन में, और ये है गोडाउन, पुराना गोडाउन। गोडाउन में आया माल, डिशकी डिशकियां, गुड्स आ गए, दिख गए क्या? इधर स्टैक हो गए गुड्स, ए डिशकी डिश, और इधर रखवाली करने वाला जो आदमी है उसको बोलते हैं स्टोर कीपर, और इधर जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं हम अकाउंटेंट, राइट। ये स्टोर कीपर है और ये अकाउंटेंट है। ये रिकॉर्ड मेंटेन अलग अलग जगह पे होते हैं बेटा जी, राइट। सो जब गोडाउन में माल जाता है, सो बेटा जी क्या होता है मैं आपको बताता हूं, यहां से एक इनवॉइस इधर आता है, और इनवॉइस पर वो साइन कर देता है कि माल मिल गया, माल मिल गया, राइट, और उसके ऊपर साइन कर देता है। तो जब आप कभी गाड़ी लेने गए होगे, अगर आपको मिला होगा गाड़ी परचेस का सौभाग्य, या आप जाके खुद गाड़ी खरीद के लाए होंगे, तब आपको याद होगा जब डिलीवरी होती है तो आप एक जगह साइन करते हो जिसका नाम है डिलीवरी चालान, और इनवॉइस आपको मिलता है शोरूम से, मेन जगह पर से, राइट। डिलीवरी चालान पर आप साइन करते हो स्टोर कीपर को देने के लिए कि भाई जी ये इनवॉइस है और उसके अगेंस्ट में मुझे गाड़ी दे दीजिए, और आपके साइन के साथ ये पता चल जाता है कि मैं गाड़ी लेस कर सकता हूं। तो स्टोर कीपर सिर्फ गाड़ियों का या फिर गुड्स का मेंटेनेंस रखता है, प्लस या माइनस माल आया या गया, बट जहां तक अकाउंटेंट का हिसाब है वो सारे परचेस और सेल्स का हिसाब रखता है, राइट। इस तरीके से काम चलता है। अब बेटा जी प्लीज फील करने की कोशिश करो, मान लो मैंने अमेजॉन से बाय किया, अमेजॉन से बाय किया, बाय, राइट, मैंने अमेजॉन से बाय किया। सो माल आया नहीं है बट इनवॉइस आ गया मेरे को, क्योंकि बाय करते ही वो इनवॉइस तो तुरंत मोबाइल पे आ जाता है, बट माल आपके गोडाउन में आएगा, मान लेते 4 डेज बाद, डिलीवरी को 4 दिन का समय लगेगा, तो माल तो 4 दिन बाद आएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी, परचेस की एंट्री तो जिस दिन इनवॉइस आया उसी दिन रिकॉर्ड हो गई। उसी प्रकार से अगर मैं बताता हूं कि किसी आदमी को हमने माल सेल कर दिया, वो आकर माल लेकर चला गया, बट बोला कि मुझे एक 50 दिन बाद डिलीवरी देना क्योंकि मुझे अभी चाहिए नहीं, अभी सिर्फ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो मैं माल बाय कर रहा हूं। क्योंकि हमने एक्चुअली ऐसा किया, जब डिस्काउंट ऑफर चलता है तब हमने घर की कई सारी चीजें खरीद के रख ली, बट हमने उसको फोन करके बोला भाई अभी नहीं चाहिए, अभी हमें घर का पोजीशन मिलना बाकी है, सिर्फ डिस्काउंट के चलते हमने माल बाय कर लिया, तो उसने सेल बुक कर दिया, बट डिलीवरी माल अभी भी उसी के पास है, डिलीवरी वो मुझे 30 डेज बाद देगा।
तो बेटा जी क्या समझ रहे हो, स्टोर कीपर ये अकाउंटिंग नहीं करता है, अकाउंटिंग तो एक्चुअली इधर चल रही है, बट स्टोर कीपर क्या होता है कि स्टोर कीपर सिर्फ गुड्स के बारे में इन एंड आउट की एंट्री करता है। वो ये देखता ही नहीं, अगर मान लो माल किसी और का आ गया, इधर कंजाइनी ने माल भेज दिया, कंजाइनर ने कंजाइनी को माल भेज दिया, हम कंजाइनी है, सो उसका माल आया तो वो भी इधर आ गया, एग्रीड। और वैसे ही मैंने माल किसी को भेज दिया ऑन कंजाइनमेंट, तो वो मेरा स्टॉक है, बट मैं तो उसको बोल दूंगा कि स्टॉक गया। स्टोर कीपर की बुद्धि को समझने की कोशिश करो। स्टोर कीपर सिर्फ इतना ही दिमाग लगा सकता, माल आया माल गया, माल आया माल गया। यह बात को बस ध्यान में रखना आप। और जो बात चल रही है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, बेटा जी ये चलता है डॉक्यूमेंट्स पर, और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जो स्टॉक निकलता है वो स्टॉक असली स्टॉक है। तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि मैंने इधर मान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब जिस माल को मैंने काउंट किया है वो दिया हुआ है, जिस माल को मैंने काउंट किया है, गिना है, वो दिया हुआ है। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब जिसको काउंट किया है। और वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर बुक्स, किताबों के मुताबिक कितना स्टॉक होना चाहिए। तो जो अमेजॉन से बाय किया जिसकी 4 दिन बाद डिलीवरी आने वाली, वो भी तो माल मेरा ही है, उसको भी मैं स्टॉक बोलूंगा एज पर बुक्स। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लेट मी सी, कितने बच्चे तुम होशियार हो, पहले ये तो पता कर ले, आगे की बात आगे होगी, कि मुझे बताइए हमारे फाइनल अकाउंट्स में कौन सा वाला स्टॉक जाता है, एज पर बुक्स या एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या बात है, क्या बात है, ये तो पूरी क्लास दीवानी लग रही है मुझे, एकदम जबरदस्त। ये बुद्धि से बता रहे एज पर बुक्स, बिल्कुल सही जवाब। तो जो स्टॉक मेरा है, भले ही वो मुझे मिले या ना मिले, मैं उसकी रिकॉर्डिंग तो करूंगा। फिजिकल वेरिफिकेशन में आप याद करो, आपका कंसाइनमेंट का एंट्री हुआ था, कंसाइनमेंट आपने सीखा था, तो उसके अंदर माल कंसाइनी के पास होता था, बावजूद उसके हम रिकॉर्ड करते थे कि नहीं करते थे? यस, वी यूज्ड टू रिकॉर्ड इट, क्योंकि वो माल अपना है। समझ आ रही ना बात, वो माल अपना है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। तो सेम सेंस में बेटा जी हम स्टॉक्स किसके हिसाब से दिखाते हैं? वी शो द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर बुक्स। अब एग्जामिनर क्या करता है मैं आपको बताता हूं, वो आपको देगा वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन, राइट? फिजिकल वेरिफिकेशन ये देगा, और इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन को आपको आपके बुद्धि के सारे तार खोल देने होंगे और विजुअलाइज करना पड़ेगा कि क्या हुआ। जैसे गुड्स रिटर्न्ड, या सॉरी गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, दैट इज हम कंसाइनी है, हमें किसी और व्यक्ति का माल मिला है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन वाले ने इसको काउंट किया होगा कि नहीं काउंट किया होगा? 100% काउंट किया होगा। तो बट ये स्टॉक मेरा है क्या? नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस, क्योंकि मुझे मेरे फाइनल अकाउंट में कौन सा स्टॉक दिखाना है? एज पर बुक्स। तो जो फिजिकल वेरिफिकेशन में मतलब ऐसा स्टॉक जिसमें हम कंसाइनी है, किसी और का माल मेरे पास आया, तो वो तो काउंट हो गया। कैन आई नॉट से गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, ये इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, सो मैं क्या करूंगा? इसको लेस। दूसरा, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड मतलब माल मेरे गोडाउन में ही है सर, का मतलब ये हुआ कि वो काउंटिंग में आ गया है, क्योंकि नॉट डिलीवर्ड मतलब मेरे पास ही है ना, तो काउंटिंग में तो आ गया है, काउंटिंग में आ गया तो, बट वो माल मेरा नहीं है सर, क्योंकि सेल हो चुका है, बुक्स के हिसाब से उसको आउट मारना होगा। सो कैन आई नॉट से गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, ये होगा लेस। सिमिलरली गुड्स परचेस्ड बट नॉट रिसीव्ड, गुड्स परचेस्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो कैन आई नॉट से गुड्स परचेस्ड
मतलब ये माल तो मेरा है बट नॉट रिसीव्ड, मतलब फिजिकल काउंटिंग में नहीं है बट माल तो मेरा है सर, तो इसका मतलब मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। गुड्स परचेस्ड बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, तो ये मेरे बुक्स के हिसाब से जब मुझे लेना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि जिसके अंदर जब हम माल को भेजते हैं किसी व्यक्ति के पास और वो डिलीवरी नहीं हुई, मतलब हमने सेल कर दिया बट वो डिलीवरी नहीं हुई, तो बावजूद उसके हमको उसको लेस करना पड़ता है। ये ट्रांजैक्शन को बेटा जी अब रट्टा मार कर नहीं चल सकता, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी केस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब जो काउंटिंग से निकाल कर दिया है वो स्टॉक है, वो स्टोर कीपर को कोई बुद्धि नहीं है कि वो माल अपना है या नहीं है, वो तो बस काउंटिंग कर दे देता है इतना माल है। फिर आपको सोचना पड़ता है कि इसमें से क्या सारा माल मेरा है, अगर नहीं है तो उसको माइनस करो, क्या इसमें सारा माल आ चुका है कि जो हमने परचेज किया है रिसीव नहीं हुआ, तो जो नहीं रिसीव हुआ उसको भी ऐड करो यदि वो माल आपका है तो, राइट। राशि जैन बोल रही है कि सेकंड वाला पॉइंट वापस से बताओ। बेटा गुड सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड का मतलब क्या है कि माल मैंने बेच दिया ये आपको, बट ये अभी तक आपने लिया नहीं है, ये बिक गया है, इसका इनवॉइस बन गया, आपने पैसा भी दे दिया है, अब ये माल मैंने मेरे पास ही रखा हुआ है इधर नीचे। तो जब मैं काउंटिंग करूंगा एज अ स्टोर कीपर, तो मैं इसको काउंटिंग करूंगा ना, मैं इसकी काउंटिंग करूंगा 1 2 3, ये काउंटिंग करूंगा ना, मैं ये काउंटिंग कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये मेरे पास दिख रहा है। सो काउंटिंग हो गया, मतलब वो फिजिकल वेरिफिकेशन में ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेस, क्योंकि बेटा जी आपने खुद ने बताया कि हमारे फाइनल अकाउंट में जो स्टॉक जाता है वो एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं जाता है, वो एज पर बुक्स जाता है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड नाउ? अब बेटा जी एक होता है कि आपको फिजिकल स्टॉक दिया जाता है जिसमें से कुछ स्टॉक आपका है, कुछ स्टॉक आपका नहीं है, और कुछ स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है। ये दो वाली चीज है, तो इनको क्या करना पड़ता है, आपको रिवर्स करना पड़ता है। इंक्लूडेड नहीं है ऐसे मैंने बताया, इनको रिवर्स करना पड़ता है। यस बेटा जी, पॉइंट नंबर 1 किसी ने नहीं पूछा, पॉइंट नंबर 1 भी पूछ लो ना, पॉइंट नंबर 1 भी पूछ लो, क्यों 3 ही पॉइंट क्यों पूछ रहे हो, 1 भी पूछ लो कोई, फिर कल का कोई एक पूछ लेना। बेटा देखो, इसमें मैं क्लियरली बता दूं डे 1 को ही, और जो बच्चे पेन ड्राइव में पढ़ रहे हैं उनको भी, तुम थोड़ा सा भी जोर नहीं लगाओगे ना तो ये समझ लो कि ये मैं नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि ये रट्टाबाजी से होगा नहीं काम। तो फिर इसको पहले ऑप्शन से छोड़ दो और इसको छोड़ दो यहीं से। मेहनत करने की तैयारी होगी तो आगे कंटिन्यू करो, और मेहनत करने की तैयारी नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ लॉजिक्स क्या है, तो उसके अंदर मेरी बैंड बजा रहे हो, और वो भी इतनी फालतू चीज़ों पर। तो सोचो जब मैं क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर परसेंटेज वर्सेंटेज सब चीज़ें घूमेगी, तब तो तुम बैंड बजा दोगे। तो मैं इधर हाथ ऊपर कर रहा हूँ भाई, ये इसको समझाने की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, ये मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा, समझने की जिम्मेदारी आपकी है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना। तो क्लियर कट शब्दों में बता दिया मैंने चीज़। और एक चीज़ और समझ लो कि क्लास में अगर कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, राइट, तो मैंने समझाया है, मैंने किसी एक को खोपचे में लेकर नहीं समझाया। कुछ बच्चों को समझा रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैंने समझाया है, राइट। मीडियम में ही था कि मैंने बोला और उसके बाद में समझ में आई चीजें। तुम अगर कुछ कांड कर रहे हो तो ऐसा सोचो कि गलती मेरी भी हो सकती है कि मैं नहीं समझ रहा हूं क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, ये भी हो सकता है। और जब ये हो सकता है ना, तो उसके बाद में परमात्मा भी आ जाए ना, मां सरस्वती भी आ जाए, तो समझोगे नहीं तुम, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। समझ में आ रही बात ध्यान में? तो बेटा जी जब तक भूख नहीं है ना, तब तक मैं खिलाऊंगा कुछ मतलब नहीं है। तुम मोटा सारा ये बना हुआ है गोल मटोल, कुछ फायदा नहीं है। तो ध्यान दे और एक सुन ले, इस बार लास्ट टाइम बता रहा हूं कि बहुत फालतू वाली एडजस्टमेंट है और तू पूछ रहा है, और आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट, मुझे उसका डर लग रहा है, इसका डर नहीं लग रहा है। ये तो समझा दूंगा, बट तू एक्सपेक्ट करने लग गया ना मुझसे कि आगे भी मुझे ऐसे ईश्वर समझा देंगे। नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आगे भाई पहाड़ है। तो थोड़ी देर तक कंधे पर लेकर चल लूंगा, आगे पहाड़ है। मेरी जिंदगी बचाऊंगा कि तेरे को बचाऊंगा, समझा? मैं रहूंगा तो उठा के फेंक दूंगा। तो मेरी बात सुनो, गुड्स परचेज किया, इसका एग्जाम्पल भी दिया मैंने आपको, अमेजॉन से माल परचेज किया, तो वो गुड्स जो मैंने अमेजॉन से बाय किए, तो उसका इनवॉइस तो मुझे तुरंत मिल जाता है, राइट। बट वो माल मुझे 4 दिन बाद मिलता है। तो बेटा जो माल किसका है, मेरा ही तो है, वो मैंने माल बाय कर लिया, राइट। तो मतलब वो परचेस हो चुका है, मैंने उसके पैसे भी दे दिए। अब माल की सिर्फ डिलीवरी होना बाकी है। तो स्टोर कीपर जब उस माल को गिनेगा तो स्टोर कीपर बोलेगा ये माल तो मेरे पास है ही नहीं, उस काउंट में नहीं आएगा। बट ये माल तुमने परचेस कर लिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड।
और वही चीज मैंने की ऐड, क्योंकि जब फिजिकल वेरिफिकेशन से आप जाओगे तो आप इसको करोगे ऐड। और साथ ही साथ मैं दूसरा बता रहा हूं, गुड्स सेंड रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, मतलब मैं कंसाइनी हूं, मैं ओनर ऑफ द गुड्स नहीं हूं, मैं कंसाइनी हूं और किसी कंसाइनर ने माल मेरे पास भेजा है। सो ये माल मेरा नहीं है बट काउंटिंग में आ जाएगा। मेरा क्यों नहीं है? मैं ओनर ही नहीं हूं भाई इस माल का, वो तो एजेंट के तौर पर मैंने माल लिया है, तो माल मेरे पास आ जाएगा, उसको गिन भी लिया जाएगा क्योंकि स्टोर कीपर उसको गिन लेगा क्योंकि उसके गोडाउन में रखा है। बट बेटा जी ये माल मेरा नहीं है, तो गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट इज नॉट टू बी एडेड, इट हैज टू बी सब्सट्रैक्टेड इफ यू आर डूइंग विद फिजिकल वेरिफिकेशन। एग्रीड? अब आगे बढ़ रहे, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बेटा जी तुम पप्पू हो, मामा हो या बुआ हो, आज वो समय डिसाइड करने का आ गया है, तुम क्या बनने वाले हो या तुम क्या बनोगे देख लो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। सो मान लो कि तुमने गुड्स परचेज किए, परचेज किए 50 रुपए का, तुमने सेल किया ₹40 में, तो मैं पूछ रहा हूं स्टॉक कितना बचा, स्टॉक कितना बचा, राइट? मैं इंतजार करूंगा इधर टेलीग्राम पर, भले आंसर आने को समय लगेगा। मैंने बोला 50 रुपए का माल लिया, 40 रुपए में सेल किया, तो स्टॉक कितना बचा? तो मैं वेट करूंगा आपके इंतजार, आंसर के इंतजार में मैं इधर वेट कर रहा है, तुम देखते हो क्या आंसर देते हो। ओहो, तो तुम बता रहे हो स्टॉक इज नील। अरे वाह हसन अशरफ जी, क्या बात है, नो स्टॉक, नो स्टॉक। अच्छा, तो कोई जब मैं पप्पू बनेगा या मामा बुआ बनेगा तो कोई नहीं बताता नो स्टॉक, क्या बात है, खतरनाक हो। मतलब किसी ने ये नहीं किया 50 में से 40 माइनस किया, 10 का स्टॉक बच गया, वाह बेटा वाह। तो वाह बोले कि बेटा तू तो निकल गया पप्पू, पप्पू नहीं बनने का, मामा बुआ नहीं बनने का भाई मेरे बच्चों, मामा बुआ नहीं बनने का। तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप कॉस्ट लेते हो स्टॉक की, तो कॉस्ट में से कॉस्ट ही माइनस होगी, तब जाके आप स्टॉक निकालोगे। कुछ बच्चे क्या करते, परचेस किया मम्मा स्टॉक 50,000 का, मम्मा सेल कर दिया 30,000 का, मम्मा 20,000 का स्टॉक बच गया, मां बोलती है अरे गधेड़े, ये गाढ़व गधेड़े, कैसा नलायक है, गधेड़ा है मेरा बच्चा। क्यों? क्योंकि बेटा जी आप परचेस में से सेल माइनस नहीं कर सकते, आप परचेस में से उसकी कॉस्ट माइनस कर सकते हो जो सेल हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। परचेस में से कभी भी माइनस करेंगे तो क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यू कैन नॉट माइनस कॉस्ट में से सेल वैल्यू। सो रूल लिखते हैं, रूल, we cannot add or less sale value to find out value of stock. Sale value has to be converted into cost. तो एड लेस तो कॉस्ट का ही होगा, तो कभी भी सेल वैल्यू के बेसिस पर काम नहीं हो सकता। राइट? सो आप सेल वैल्यू पर काम कर ही नहीं सकते। आपको जो भी काम करना है वो किस पर करना है राजा बेटा जी? आपको काम करना है वो कॉस्ट पर। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई। जब ये बात समझ में आई गई है तो अगले बात के पास चलते हैं। Let's go with rule now. Let's understand one more thing.
ये इधर 31 मार्च है 2021, आने वाला है कुछ दिनों में। बेटा जी मेरी यहां पर अराउंड 10 एक फैक्ट्रीज है मेरी, या एक समझ लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तुम, क्या बात करेंगे यार, तुम्हारी बात करेंगे, तुम सीए हो। तो मुझे बता दो तुम्हारे पास स्टाफ कितना है, चलो जल्दी से बता दो तुम्हारा स्टाफ कितना है, तुम सीए हो, तुम्हारे स्टाफ कितना है, देखते हैं तुम्हारी सीए बनने की औकात लायकी है कि नहीं है, करोगे कि नहीं करोगे, तुम्हारे स्टाफ कितने जल्दी से बताओ। ओमकार कुलकर्णी का आंसर है कि 100 स्टाफ है उसके, 100 स्टाफ है। अच्छा और मैं सुनना चाहता हूं स्टाफ कितने, 100। गायत्री यादव 4000, गायत्री थोड़ा रहम कर लेती बेटा। ये इधर 150, ये इसके 200 स्टाफ है, ठीक है। नंदिनी 500, बड़ी बड़ी बातें है। 800, अदिति 50, अदिति देखो कितनी प्यारी बच्ची है एकदम। 400, 500, 600, पगार देनी पड़ती है उनको, मालूम क्या, फुकड़ में काम नहीं करते ये लोग। 1000 स्टाफ है, ये 900 to 1000। डिंपल जी पगार देना पड़ता है, पगार, सैलरी भी तो डिसाइड कर लो, बड़बड़ किए जा रहे हो। मैंने आज तक फॉर्म नहीं देखी जिसके अंदर तुम बता रहे हो कि छोटे लेवल से जब हम काम शुरू करते तो इतने स्टाफ रहते हैं, बट खैर कोई बात नहीं, ये स्टाफ को अज्यूम करके चलना पड़ सकता है। तो मुझे बताओ कितनी कंपनियों के ऑडिट करते हो तुम, कितनी कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म के ऑडिट करते हो, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। यदि तुम्हारे पास मान लो 100 लोग है, ज्यादा अपन बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, 100 लोग है तो कितनी कंपनियों के ऑडिट तुम करते हो, क्या एकदम अपन लॉजिकल बात करने का भाई, प्रैक्टिकली कितनी कंपनी पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा के ऑडिट करोगे तुम, मुझे बताओ। तो मैं सुनना चाहता हूं कितनी कंपनियों के ऑडिट करोगे, देखते हैं अब क्या बोलते हो। अबे रिकी सर भारी आदमी है, हम सब पहले सर लिखना सीख बराबर से, फिर भारी आदमी बन माकड़। ये देखो ये है हमारे क्लास के धुरंधर। ए पेनड्राइव के बच्चों तुम भी ऐसे ही नलायक हो के देखो, श्रुति गुप्ता बोलती है 10-15 कंपनी, वाह। प्रिया अग्रवाल बोलती है 12 कंपनियां, चर्चित बोल रहा है 16 कंपनियां, श्री गणेशा बोल रहा है 200, रिक्की बोल रहा है 5, संस्कार बोल रहा है 400। इनके पास हजार एम्प्लॉइज है और ऑडिट कितनी कंपनियों का करेंगे, 300-400। अरे माकड़ छाप, गाय छाप, थोड़ी तो अक्कल लगा, जितने एम्प्लॉइज है उससे ज्यादा तो कंपनियां होगी। अभी मान लो तुम मेरे सब क्लाइंट हो, मेरे पास स्टाफ कितना है, 7 लोगों का स्टाफ है, 7 नहीं 8, और अगर मुझे और मेरी वाइफ को जोड़ ले तो हम लोग हैं 10। तो क्या मैं 10 से कम लोगों क्लाइंट को सर्विस करता हूं क्या, समझ में आ रही क्या माकड़। मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि तुम ऑडिट करने जाओगे और तुम्हारे पास इतना स्टाफ है और वो ऑडिट करने के लिए जाएगा, मतलब तुम्हारे पास स्टाफ है 1000 का और तुम्हारे पास कंपनी है 15-16। बहुत होशियार है। मतलब तुम्हारे घर में पापा को एक बार पापा को जाके बोलना कि मतलब पापा मैंने ऐसा जवाब दिया, फिर पापा मतलब कहां मारेंगे पहले एक बार बताना आके। अरे गधेड़े बच्चों प्लीज समझने की कोशिश करो, सीए फॉर्म तुम विजुअलाइज कर रहे हो, 1000 लोगों को मैं बिठाऊंगा, वाह वाह बेटा है? और 1000 लोगों को बिठा के मेरे पास कितनी कंपनी, 15-16 कंपनियां। किसी को बताना मत, मैं आज छुपा लूंगा राज, बट किसी को बताना मत। बट ये बता रहा हूं कि 100 स्टाफ रहेंगे तो 100 स्टाफ क्या है कि अलग अलग कंपनियों को हैंडल करते रहेंगे, राइट। तो भाई एक स्टाफ या 2 स्टाफ ऑडिट करने जाता है, कम से कम 3-4 कंपनी, एक ही कंपनी में नहीं लगा रहता है वो, तो ऑडिट करने जाता है भाई साहब, तुमको पता नहीं। 100 स्टाफ रहेंगे तो मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास अराउंड 500 से 700 कंपनीज है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 500 से 700 कंपनीज है, ये कॉमन सेंस की बात है भाई, तुम ऑडिट करने जा रहे हो वहां पर, है ना। बात आज यही की यही राज रह जाएगी, किसी को नहीं पता चलेगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तुमने भी किसी को बताना नहीं। देखो तुम्हारा कॉपरेशन कर रहा हूं, बट ध्यान रहे आगे से ऐसी फालतू चीजें नहीं करने की बेटा। मतलब वो मेरे को उसकी याद आ गई मुझे, कौन सी, कि पापा जी हम आपको बहुत प्राउड फील कराना चाह रहे हैं और बिजनेस करेंगे। तो फिर पापा जी ने पूछा हाँ भाई कौन सा बिजनेस करेंगे, वो कुछ सोचे नहीं है अभी, सोचेंगे करेंगे। इडियट, गधेड़े बच्चों, एम्प्लॉयज इतनी सारे रहेंगे, कंपनीज, इडियट्स। तो मैं बता रहा हूं 500 कंपनीज है, अब ये 500 कंपनी अलग अलग जगह पे, राइट, ये अलग अलग जगह पे ये कंपनीज है, और इन कंपनियों का ऑडिट करने के लिए तुम्हें भेजने वाले हैं, राइट। अलग अलग कंपनियां, 500 कंपनियां,
और ये 500 कंपनीज का ऑडिट करने के लिए ये ऑडिटर जो है उनको भेजने जा रहे हैं, मतलब स्टॉक टेक, रादर मैं बता दूंगा स्टॉक टेक, राइट। तो साल में एक बार स्टॉक टेक करने के लिए ऑडिट के बंदे जाते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं। सो ये ऑडिट करने के लिए बंदे लोग जाएंगे, इनकी संख्या है 100, इनकी संख्या है 100 लोग है, राइट, 100 लोगों की संख्या है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इनका जाके ऑडिट करना है। पहली बात यह कि क्या आप एक दिन में इनके स्टॉक को काउंट कर पाओगे क्या? तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि तुम वापस कुछ तो वाहियात बात करोगे, इसलिए मुझे बताना जरूरी है कि मैं एक बार गया था एयरटेल के ऑडिट करने के लिए, सिम कार्ड गिनने के लिए, सिम कार्ड्स और उनकी वायर्स और ये वो फलाना ढिंगड़ा। मैं तुमको बता देता हूं, मैं अगर उधर 10 दिन भी रुक जाऊं तो मैं गिन नहीं सकता, क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियल है। वेंकीज में हम जाते थे, जहां पर वेंकीज के अंडे खाते हो ना, चिकन, राइट। सो उसका स्टॉक टेक करने जाते थे। कोल्ड चेन सिस्टम में उनकी कोल्ड चेन रहती है, जहां पर अंडे रखे रहते थे ठंडे में। तुम फ्रिज में रखते हो ना अंडे, तो वैसे इमेजिन करो एक कंपनी में जहां पर अंडे प्रोड्यूस किए जाते, तो अंडे का स्टॉक टेक जो रहता है वो उनकी क्रेट्स की क्रेट्स भरी हुई रहती है कोल्ड चेन सिस्टम में, तो ठंडी में जाके उनको काउंट करना। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार अमूल के फैक्ट्री में भी जाने को मिला है, सच्ची बात है। बारामती का अगर कोई बच्चा होगा तो उसको मालूम है कि बारामती में फैक्ट्री, और बारामती में जब हम ऑडिट करने जाते थे तो अमूल के यहां पर घी का क्वांटिटी काउंट करना है भाई साहब, अपने आप में मजाक नहीं है। पार्ले जी का डेपो देखा था हमने, पार्ले जी का डेपो, मतलब जहां तक तुम्हारी नजर जाए वहां तक पार्ले जी दिखता है तुम्हें, और तुम्हें इसको काउंट करना है। तुम ये चीज छोड़ो सर, मैं तुमको क्या कर रहा हूं, तुम्हारी जो कॉलेज है और जो तुम्हारी स्कूल है, राइट, ये दो ही चीजें, इन दोनों स्कूल और कॉलेज के अंदर मैं तुम्हें भेज दूंगा, और तुम्हें जाके इनकी बेंचेस की, इनके पंखों की, इनके सारे इलेक्ट्रिसिटी लाइट की, सभी का जाके आपको काउंटिंग करके आना है मुझे, और कबर्ड अबर्ड और फिर उनके बाद में फाइल साइल जो भी चीज है उनका काउंटिंग करके आना है। बताओ मुझे, तुम्हारे से ये चीज एक दिन में हो जाएगा क्या? ये ऋतुजा बोली मैं हूं बारामती से, तो बारामती में है कि नहीं अमूल की फैक्ट्री? सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? राइट। सो बोलने का तात्पर्य क्या बेटा जी, कि आप अलग अलग कंपनीज में एक ही दिन जाके ऑडिट नहीं कर सकते, एक ही दिन जाके नहीं कर सकते। और काउंटिंग करने के लिए राजा बेटा जी ना कि नौ येतात, यू गेट क्रेजी, बिकॉज यू नो द कंपनी स्प्रेड ओवर एकर्स एंड एकर्स, तो काउंटिंग नहीं हो पाती। तो बेटा जी अब तुमको जाके मैं समझा पाऊंगा कि इस वजह से अगर 31 मार्च 2020 यहां पर है, इस दिन का आप क्लोजिंग स्टॉक लेते हो क्योंकि ये ईयर एंड है, बट स्टॉक टेक या तो पहले हो जाता है या स्टॉक टेक बाद में होता है। तो पहले मतलब कुछ 31 मार्च को हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट 31 मार्च के पहले मान लो ये हो गया 15 मार्च 2020 को हो जाएगा, या मान लेते हैं 5 अप्रैल 2020 को हो गया, मतलब या तो बाद में हो जाएगा या पहले हो जाएगा। क्या ये बात मेरे रसगुल्ले बच्चों समझ रहे हो क्या? या तो पहले हो जाएगा या कब हो जाएगा? बाद में हो जाएगा। तो जब मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक टेक पहले हो जाएगा, राइट, और मेरी कोई हिंदी नहीं देखेगा, जब मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक टेक पहले हो जाएगा, तब मैं आपको क्या बता रहा हूं जरा सुनिए इधर। इस केस में हमारे पास 15 मार्च का स्टॉक रहेगा, बट हमें इसको कन्वर्ट कर कर इस वैल्यू तक लेके आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे परचेस करना पड़ेगा ऐड, परचेस रिटर्न करना पड़ेगा लेस। पहले इसको फील कर लो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? परचेस क्यों ऐड होगा? क्योंकि जो इस पीरियड के दरमियान परचेस हुआ है उसको करना होगा ऐड, और जो परचेस रिटर्न है उसको करना होगा लेस। और बेटा जी सेल्स को करना होगा, सेल्स एट कॉस्ट को करना होगा लेस, क्योंकि जो इस पीरियड में सेल हुआ होगा वो माल चला गया, वो माल मेरा नहीं है, तो उसको क्या करना होगा? लेस। बट सेल्स को कन्वर्ट करना होगा किसमें? एट कॉस्ट। गधेड़े बच्चों, इन्वेंट्री एट कॉस्ट होती है, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड होगी या कॉस्ट माइनस होगी, सेल वैल्यू ऐड और लेस नहीं होती, समझे कि नहीं? और जो इस बार नहीं समझे ना, मैं बूढ़ा हो गया हूं बोलते बोलते, अगर इस बार नहीं समझे ना तो मजाक नहीं, फटके दे देकर मारूंगा। तो बात समझना, सेल्स एट कॉस्ट ली जाती है, माइनस होता है, और सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट ऐड होता है। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट क्या होता है? ऐड होता है। उसी तरीके से जब आपका स्टॉक टेक आगे हो जाता है तो हमें पीछे आना है। सो हमें क्या करना होगा? परचेस होगा लेस, परचेस रिटर्न होगा ऐड, और सेल्स एट कॉस्ट होगा ऐड, और सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट होगा लेस। मतलब अगर एक समझ में आ गया परचेसेस तो बाकी का सब एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो बेटा जी पहला वाला मैं बोलता हूं कि स्टॉक टेक इज डन बिफोर
मतलब प्री है, तो उसके अंदर मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन जब हमको करना पड़ता है, पीछे हमने स्टॉक टेक ले लिया है, तब हम क्या करते हैं बेटा जी, उसके अंदर परचेस ऐड करते हैं, परचेस रिटर्न माइनस करते हैं, सेल्स एट कॉस्ट माइनस करते हैं, और सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट ऐड करते हैं। बट जब हम फॉरवर्ड हो जाते हैं, आगे का स्टॉक टेक ले लेते हैं, और जब पीछे आना है तो हमको क्या करना पड़ता है, परचेस माइनस करना पड़ता है, परचेस रिटर्न ऐड करना पड़ता है, सेल्स एट कॉस्ट ऐड करेंगे और सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट लेस करेंगे। क्यों बाबू मोशाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको एक बार लिख कर ले लो अपने पास। फूलों की लिख लिया? तो अब मैं बताऊं, जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी है उतनी सफिशिएंट है अभी। अब हम क्या करेंगे, एक आध क्वेश्चन लेंगे और उसमें तुम्हारी 12 बजा देंगे। तो पहले इस इन्वेंट्री टॉपिक में क्या है पता है क्या, एक बात ध्यान में रखना तुम्हारे सर की, इसमें पहले 12 बजेगी। इसमें जितना ज़्यादा सिखाऊंगा ना, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये साइकिल सीखने समान होगा। तो मतलब तुम साइकिल सीखने जा रहे हो, बहुत कॉमन सेंस है, तुम लोगों को देखते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ी बहुत थ्योरी बतानी पड़ती है कि हाँ भाई देख इधर ब्रेक है, ब्रेक मारने का, और इधर पैडल है, पैडल मारने का। ये नहीं बताते बैठूंगा कि किसने मैन्युफैक्चर किया है, कौन सा इसमें स्टील लगता है, राइट, कौन सा स्क्रू है, कौन सा टाइट करना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट स्टफ। तो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि साइकिल चलाते देखा, स्विमिंग करते देखा, मैंने कुछ स्टेप समझा दी, अब बोला कूद पानी। बट मुंह में पानी जाएगा स्विमिंग करते वक्त, तकलीफ होएगी, बाद में मजा आएगा। वैसे ही साइकिल चलाते वक्त पहले गिरोगे, करोगे, राइट, डर लगेगा, बैंड बजेगी, उसके बाद में ठीक है, बैलेंसिंग करना बाद में सीखोगे। इन्वेंट्री टॉपिक का बिल्कुल वैसा ही है, इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ाया मैंने। और क्योंकि ये रिवीजन बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, तो आई कैन नॉट इवन डिले इट कि मैं आपको वो पहले वाली चीज़ें समझा दूँ, फीफो लीफो वैक, वो तो क्या लास्ट दिन में भी समझा दूंगा। बट जिस पे ऊपर ज़्यादा मुझे वेटेज देना है वो वाला ये एरिया है, क्योंकि यही वाले एरिया में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से कन्फ्यूजन होते हैं। तो मैं अब आपको जो पढ़ाने जाऊंगा, इसके अंदर पहले तबीयत खराब होगी, पहले ऐसे लगेगा कि नहीं समझ रहा है। तो जो बच्चा टिका रहेगा उसको समझ में आने के चांसेस है, मैं उसमें भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि समझ में आएगा, समझ में आने के चांसेस है। बट अगर तुम पहले भाग गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और मेरे में कोई खोट नहीं है, मैं एकदम 100% प्योर कैरेट, 100% प्योर गोल्ड हूँ। बट तुम भागे तो मैं क्या करेगा, मेरे बस का रोक थोड़ी ना। और मैं पहले बता रहा हूँ कि इसमें दिक्कत होगी भाई पहले हैं। और डरा नहीं रहा हूं, तुमको बस बता रहा हूं कि तुम क्या क्या अपेक्षा कर सकते हो, क्या क्या चीज होगी, क्या नहीं होगा, है ना। फूलों के गमले, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल तो मुझको सताती। एक 2 मिनट दे दो हाँ बेटा। आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 8 पर आ जाओ, और पेज नंबर 8 पर आपको क्वेश्चन नंबर देखना है 5। ठीक है, सो उसके अंदर जब आप क्वेश्चन नंबर पर आते हो, पेज नंबर 8, ये लास्ट पेज है क्या? देखकर अच्छा लगेगा आपको। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के आया हुआ है, तो मैंने बोला पहले इधर से स्टार्ट कर देते। आपने एग्जाम दी थी ये, राइट। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक वॉज डन ऑन 23rd February 20। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वॉज 28 लाख। मैंने बताया फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब ये स्टॉक का गिनती किसने किया है मालूम है? स्टोर कीपर ने। स्टोर कीपर ने गिनती कर कर दे दिया, और वो बताया 28 लाख है। बट 28 लाख हमारे बैलेंस शीट में नहीं जाता, क्योंकि हमें एज पर बुक्स चाहिए होता है स्टॉक, और ये पहले हो गया है, राइट, पहले हो गया। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹230 वर अनसोल्ड। ठीक है, तुम सोचो क्या करने का। परचेस ऑफ ₹3 लाख वर मेड, आउट ऑफ विच
गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th March 2020। सोचो क्या करना है, मुझे तो नहीं पता। सेल्स वर rupees 13,36,000 which includes goods worth rupees 3,20,000 sent on approval. Half of these goods were returned before 29 February but no information is available regarding the remaining goods. Okay, सोचो। Goods are sold at cost plus 25%. However, goods costing 240 has been sold for 150. Determine the value of stock on 29th February 2020। मतलब बेटा जी स्टॉक इधर लिया गया है, इधर 29th फरवरी है, स्टॉक लिया गया है 23 फरवरी को, और 23 फरवरी को जो स्टॉक लिया गया उसके हिसाब से 28 लाख का स्टॉक बताया जा रहा है। और आपसे ये विनती की गई है कि आप हमें स्टॉक बताइए 29 फरवरी 2020 के लिए, राइट। तो पहला ही क्वेश्चन और सर बाउंसर डाल दिया, आपने बोला कि आप ट्राई करो। तो जरा सोचो तो सही कि किसके बारे में क्या होगा, और फिर हम एक एक आइटम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं वेट करूंगा थोड़ी सी देर के लिए आपके लिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले वाले आइटम का क्या करोगे, मुझे तक अभी तक आंसर नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा लिख तो देता हूं, तो थोड़ा सा तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बन जाएगा। हाँ सर सॉल्व करने वाले। तो मैंने बोला वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन आई विल राइट डाउन 28 lakhs। तो मैंने 28 लाख लिख दिया। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन आई हैव रिटन 28 lakhs। पहली वाली लाइन खत्म हुई। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट वर्थ रुपीज 2,30,000 वर अनसोल्ड। इसको विजुअलाइज करो, इसको विजुअलाइज करो कि क्या करना है। बेटा जी जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया था तो क्या ये स्टॉक गिनती में आया था, यस और नो, बस इतना बता दो। क्या ये स्टॉक गिनती में आया था? क्योंकि हमने किसी को बेचने के लिए भेजा था, कंजाइनी के पास भेजा था, और कंजाइनी को बोला भाई तो ये माल बेच। तो माल हमारे पास नहीं है, माल कंजाइनी के पास है। तो 2,30,000 का माल उसके पास अनसोल्ड है, ये बात है। तो हमारी गिनती में तो नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन में तो नहीं है। फिर मैं आपको दूसरी चीज बोल रहा हूं, क्या ये स्टॉक हमारा है या नहीं है? मतलब इसके ओनर कौन है, आप है या कोई और है? अगर आप ओनर हो तो क्या आपके क्लोजिंग स्टॉक में इसको शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और यदि आपका आंसर आता है यस या नो, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो उसको ऐड या लेस करना। पहली बात तो मैंने बता दी, फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं आया, राइट। ये तो पता चला क्योंकि काउंटिंग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं, हमारे गोडाउन में है ही नहीं, राइट। श्रुति गुप्ता बोल रही पहला लेस, माकड़ पहला लेस हो ही नहीं सकता। तो पहला हमारा माल हमारे स्टॉक में तो आया ही नहीं है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन में गिनती में आया ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि कंजाइनी के पास पड़ा हुआ है, तो क्या मैं उसका ओनर हूं क्या नहीं हूं? मैं ओनर हूं, ये मेरा स्टॉक है। तो जब मेरा स्टॉक है तो क्या ये ट्रायल बैलेंस में आएगा कि नहीं आएगा, एज पर बुक्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सो कैन आई नॉट से एड गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट एंड अनसोल्ड एट कॉस्ट? अगर ये सेल वैल्यू देते तो भी हम इसको कॉस्ट पे रिकन्वर्ट करते। सेल वैल्यू पर कभी कोई आइटम नहीं लेना है। तो कितना है? 2,30,000। पहले मुझे बताओ ये चीज समझ में आई क्या नहीं आई? हमें कोई चीज की जल्दबाजी नहीं है, कोई चीज की जल्दबाजी नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? पहला वाला समझ में आ गया? ओके, तो अब हम दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। पहला वाला भैया तुम बोलेंगे ठीक है, दूसरा वाला, परचेसेस ऑफ 3 लाख वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th March 2020। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बेटा जी, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक फ्रॉम 23rd February 2020। मुझे इस लाइन का मीनिंग चाहिए पहले, फिर मैं आगे की बात करूंगा।
द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक फ्रॉम 23 फरवरी 2020। इस लाइन का इंग्लिश में अनुवाद करें। मैं इंतजार में हूं, आराम से करूंगा बातचीत आपके साथ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो मुझे यह पूछना है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक फ्रॉम 23 फरवरी 2020। यदि आप समझ चुके हो तो मुझे तुरंत आंसर बताइए कि क्या मीनिंग है उसका, और मैं आपको थोड़ा सा और हिंट दे रहा हूं कि क्या ये ट्रांजैक्शन 23 तारीख को हुई या 23 तारीख के बाद में हुई, मैं ये पूछ रहा हूं। मतलब नीचे दी गई ट्रांजैक्शन 23 तारीख को हुई, वेदर दे हैपेंड ऑन 23rd और आफ्टर 23rd दे हैपेंड, आई वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। वाह, कशिश दीवानी बिल्कुल सही बता रही है, एकदम जोरदार रसगुल्ली है। ये बोलती है कि सर 23 से 29 तक के तारीख के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए, जो कुछ भी हमने कामकाज किया उसकी है ये बात, बिल्कुल सही। तो ये आप बता रहे हो कि 29 फरवरी के पहले तक की ट्रांजैक्शन है, 23 फरवरी से 29 फरवरी, मतलब 23 के बाद की ट्रांजैक्शन है ये। ओके, सो मुझे बताइए स्टॉक कौन से तारीख का दिया हुआ है? 23 फरवरी का दिया हुआ है, 28 लाख का स्टॉक दिया हुआ है, ये फिजिकल गिनती की हुई है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो माल परचेस किया, क्या ये गिनती में आया? क्या 28 लाख का जो माल हमने गिन कर बताया है, क्या 28 लाख 23 फरवरी का? यस। ये नीचे दी गई ट्रांजैक्शन 23 फरवरी के आगे की है। तो मैं आपसे एकदम अनुरोध कर रहा हूं और पूछ रहा हूं कि क्या ये माल, हाउ वुड आई पुट इट अप, क्या ये माल जो है 28 लाख में इंक्लूडेड है या नहीं है? बस मुझे इतनी सी बात बता दीजिए। जो बता रहे हैं आपको कि 3 लाख का माल परचेस किया, तो क्या ये माल 28 लाख में इंक्लूडेड है? यस और नो में जवाब दीजिए। नहीं आया, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट, तुम तो बहुत जोरदार काम करो। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 लाख का माल ये 28 लाख में नहीं है, बट जब मैं 29 मार्च का स्टॉक निकाल रहा हूं तो क्या ये स्टॉक है कि नहीं है? है। मैंने अगर आपको लाइन समझाई थी तो ये देखो, ये माल का स्टॉक आपने यहां पर लिया पहले, राइट, और आपको बाद का स्टॉक चाहिए 29 फरवरी का। सो मैंने क्या बोला था, परचेसेस क्या करेंगे? ऐड। अब जो परचेसेस किया उसमें कितना परचेसेस है बेटा जी? 3 लाख। 3 लाख में से 1,20,000 डिलीवर हुआ 5 मार्च को, तो बेटा जी जाहिर सी बात है 1,80,000 हो गया होगा 29 फरवरी के पहले, क्योंकि जब एग्जामिनर इतना बोल सकता है कि 1,20,000 इज डिलीवर्ड ऑन 5th मार्च 2020, तो लॉजिकली 1,80,000 शुड बी डिलीवर्ड अर्लियर। यस और नो? यस। सो कैन आई नॉट से इधर एड गुड्स परचेस्ड एंड डिलीवर्ड, ये तो लेना ही है 1,80,000, प्लस आई शैल से गुड्स परचेस्ड एंड इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट मतलब कौन सा? 29 फरवरी के एंगल से बात करेंगे तो इन ट्रांजिट है। एंड आई विल से 1,20,000, मतलब ऐड तो पूरा 3 लाख ही होएगा भाई, ऐड तो पूरा 3 लाख ही होएगा, बट उसका ब्रेकअप दे दिया भाई। अगर एग्जामिनर ज्यादा खुश होता होगा, प्रसन्न होता होगा, सो ब्रेकअप दे दिया भाई। 1,80,000 का माल परचेज भी किया और डिलीवर भी हो गया, तो वो माल को हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टॉक फिजिकल टेक के हिसाब से, और साथ ही साथ ऐसा माल जो इन ट्रांजिट है उसको भी क्या करेंगे? ऐड। राजा बेटा जी, मैं समझता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपके इंतजार कर रहा हूं, मुझे जल्दी से भेजिए अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो। Clear? Okay. Now we need to go ahead and understand the next part of the story. All right, here we go. अब आगे क्या बोला है? Sales were 13,36,000, which includes goods worth rupees 3,20,000 sent on approval. Half of these goods were returned before 29th February 2020, but no information is available regarding the remaining goods. तो मैं बोलता हूं ये सेल कब हुआ बेटा जी? 23 फरवरी से लेकर
29 फरवरी के दरमियान हुआ। तो क्या हुआ, 23 फरवरी के वक्त 13,36,000 का हमने माल भेजा, उसमें से 3,20,000 का ये ऑलरेडी सेल में इंक्लूडेड है, बट उसमें से आधा माल हमारे पास ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है, राइट, इट इज सेल्स रिटर्न। पीयूष गोयंग का वही अज्यूम किया ना रे, डिलीवर हो गया, ये क्या बोला है, गुड्स परचेस्ड एंड डिलीवर्ड 1,80,000, वही तो बोला है, कहां ध्यान है पीयूष, वही तो अज्यूम किया है, और 1,20,000 इज इन ट्रांजिट। ठीक है, अब दूसरा और एक क्या चीज लिखा है इसके बाद में, सेल्स गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 240 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,50,000, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो पहले मैं क्या बता रहा हूं, मेरा सेल्स कितना है, हम पहले क्या करेंगे, सेल्स लिखेंगे 13,36,000, ओके, इसमें से मैं बताऊंगा सेल्स और रिटर्न बेसिस इट इज 3,20,000। फिर दूसरा वाला इसके अंदर हम बात करेंगे 13 लाख। कैलकुलेटर किधर है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बहुत हेल्पफुल है यार, कैलकुलेटर कौन ले गया मेरा इधर से, अच्छा इधर है, कोई बात नहीं। तो कैन आई नॉट से 13,36,000 माइनस 3,20,000, तो ये आंसर आएगा 10,16,000। तो मैं बोलो सेल्स रेगुलर 10,16,000, बट उसके अंदर भी दो सेल है, एक एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब जो अपने कॉस्ट के नीचे बिका, तो उसकी सेल वैल्यू है 1,50,000, 1,50,000 बोला क्या, और जिसकी सेल वैल्यू 1,50,000 बट उसकी कॉस्ट है 2,40,000, और जो नॉर्मल वाला वैल्यू है उसका सेल वैल्यू है, मैं बताऊंगा 10,16,000 माइनस 1,50,000, तो वो वाला है 8,66,000। कॉस्ट मुझे निकालनी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं। जल्दी से मुझे बताओ कि मैंने क्या किया, सेल 13,36,000 है, फिर मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर कुछ बातें हैं। सो सेल और रिटर्न बेसिस पर जो सेल हुआ है वो 3,20,000 का हुआ है, और सेल्स हुआ 10,16,000 का बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर, उसमें से एबनॉर्मल है जो सेल वैल्यू जिसकी कम है और उसकी कॉस्ट ज्यादा है, और बचा हुआ अमाउंट है 8,66,000। सर 13,60,000 अमाउंट है यार, मेरे यहां पर तो 13,36,000 छपी है अमाउंट, मेरे यहां पर तो 13,36 छपी। जरा एक बार चेक करके बताओ तो 13,60,000 है क्या? चलो फिर ठीक है, बच्चा बोल रहा है तो आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन में चेंज है क्या, मतलब जो एग्जाम क्वेश्चन है उसमें 13,60,000 है क्या? अच्छा, एक बच्चे ने यही भेज दिया है पेपर का फोटो, हाँ तो ठीक है बेटा, ये जो है ये गलत है बेटा जी, ये हमारे टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई है, 13,60,000 है, लॉजिक रिमेन्स द सेम, सिर्फ अमाउंट में प्रॉब्लम हुई है, 13,60,000 अमाउंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 13,60,000 अमाउंट है? तो मेरा ये बोलना होगा 13,60,000 माइनस 3,20,000, तो ये आएगा 10,40,000, ये आएगा 10,40,000, और इसके अंदर ये वाला फिगर आ जाएगा 10,40,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ जाएगा 8,90,000। अब ठीक है, हाँ ठीक है भाई, क्वेश्चन में चेंज कर दिया, दुरुस्त कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बेटा जी आपको जीपी रेट दिया हुआ है, ठीक है, अब थोड़ी सी देर के लिए शांति बनाए रखिए, और कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, 1-2 मिनट के लिए शांति बना के रखो, क्योंकि मैं इतनी वर्किंग नोट में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मैंने बताया C प्लस P इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, C दिया हुआ है 100,
पी दिया हुआ है 25, एसपी है 125, क्लियर कट बोला है कॉस्ट प्लस 25%, बोला है कि नहीं बोला, कॉस्ट प्लस 25, तो कॉस्ट को पकड़ेंगे 100, प्रॉफिट होगा 25 और एसपी होगा 125। अब मुझे ये पता है कि मेरा नॉर्मल सेल 8,90,000 है, राइट, तो उसकी कॉस्ट कितनी, एक्स। ये क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि बेटा जी हम सेल वैल्यू पर कोई चीज ले ही नहीं सकते, हमें एट कॉस्ट ही लेना पड़ता है। सो 890 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, तो ये आंसर आ जाएगा 7,12,000, ये उसकी कॉस्ट है। तो भैया जी ये दो की तो कॉस्ट मिल गई है, बहुत आसान हुआ ये काम तो, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि जो चीज सेल हुई है उसको हमें क्या करना होगा, लेस, बट लेस कौन सी वैल्यू पर करना होगा, एट कॉस्ट, तो दो आइटम तो मिल गए। 3,20,000 के केस में ऐसा हुआ है सर जी कि ये पहले पूरा भेजा, हाफ हो गया रिटर्न, तो मतलब पहले हुआ सेल्स और फिर आधा हो गया रिटर्न, और आधा जो बचा है भैया जी ये बैलेंस है, अभी तक कुछ कछु बताया नहीं है कि रिटर्न आया है कि नहीं आया। तो कुल मिलाकर अगर आप चेक करेंगे तो 3,20,000 का कोई इंपैक्ट नहीं दिया तो भी आंसर टैली हो जाएगा। क्यों पता है क्या, क्योंकि 3,20,000 आधा आ गया है रिटर्न और आधे के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर 29 फरवरी को माल हमारा ही है, क्योंकि आधा या तो रिटर्न आ गया है या आधे के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। पढ़ो देखो क्या लिखा है, sales of 13,36,000 which includes goods worth rupees 3,20,000 sent on approval. Half of these goods were returned before 29 February but no information is available regarding remaining goods. मतलब वो भी रिटर्न करना ही पड़ेगा। मतलब एक क्या है, 3,20,000 पहले सेल की एंट्री, तो इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे। सो वापस सी प्लस पी इज इक्वल टू व्हाट, एसपी। तो मैं लिखूंगा इधर 125, एसपी 125, सो इधर आ जाएगा 3,20,000। अब मैं निकालूंगा कॉस्ट कितनी है, एक्स। तो कैन आई नॉट से 3,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, सो मेरा आंसर आ जाएगा 2,56,000 कॉस्ट है। अब 2,56,000 में से आधा रिटर्न आ गया, सो डिवाइड बाय 2, तो मैं बताऊंगा 1,28,000 तो रिटर्न आ गया, और 1,28,000 बैलेंस है, इसको मैं बोलूंगा स्टॉक विथ कस्टमर। स्टॉक विथ कस्टमर मतलब एक गोल गोल रानी गेम खेलना है। क्या गेम खेलना है, पहले मुझे बताना है कि भाई जी पहले माल तो सेल हो गया, माल गया है, तो ठीक है, आउटफ्लो बताना पड़ेगा। आउटफ्लो बताना पड़ेगा तो सेल को माइनस करना पड़ेगा एट कॉस्ट 2,56,000। सुनो, कान खोलो कान खोलो कान खोलो, हाँ ये वाला कान खोलो, राइट। मैंने बताया सेल हुआ मतलब माल बाहर गया है, सो माल बाहर गया है तो इसको हमको सेल मानकर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो लेस 256 लेस किया, फिर क्या आधा माल रिटर्न आ गया तो इसको सेल रिटर्न मानेंगे, तो इसको ऐड करेंगे 1,28,000, और बचा हुआ माल कस्टमर के पास में है, बट बेटा जी माल तो अपना ही है, सो 1,28,000 को फिर दोबारा ऐड कर देंगे 1,28,000। तो पहले माइनस किया 256 और फिर ऐड किया 128 और फिर ऐड किया 128, एट द एंड ऑफ द डे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब ये 3,20,000 का जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और तुमको कॉमन सेंस लगाओ ना, पोजीशन क्या चेंज हुई 29 फरवरी को, हमने माल भेजा, राइट, कुछ एक रिटर्न आ गया, कुछ एक अभी तक एक्सेप्ट नहीं है, दोनों ही केस में रिटर्न आ गया तो भी स्टॉक मेरा ही है, और जो माल के बारे में ना हाँ भी ना बोला है तो वो भी माल मेरा ही है, कल ही हमने टॉपिक सीखा है। सो बेटा जी कुल मिलाकर 256 का माल पहले बाहर गया, फिर आधा आया, और आधा जो नहीं आया वो भी मेरा ही है, तो मुझे स्टॉक दिखाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 256 माइनस 128 ऐड 128 ऐड, ऐसा दिखाना चाहो तो भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं अब इसका आंसर तुरंत निकाल कर बताऊं तो बेटा जी मैंने ऐसे बताया था आपको, ओ तेरी इधर ही कर दिया क्या मैंने सारा चीज, तो इधर तो जगह ऐड करनी पड़ेगी। नीचे जा छिमछिम। तो इधर मैं क्या करूंगा, पहले लेस सेल्स एट कॉस्ट, तो मैं पहले लिखूंगा नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स एट कॉस्ट। सो मैं लिखूंगा नॉर्मल सेल्स एट कॉस्ट, ये मेरी वर्किंग नोट किधर है, ओ तेरी, हाँ नॉर्मल सेल्स एट कॉस्ट मैं लिखूंगा इट इज 7,12,000, तो 7,12,000 तो ये माइनस, फिर एबनॉर्मल सेल्स एट कॉस्ट, बेटा जी वो कौन सी भी सेल वैल्यू पर जाए हमें कॉस्ट पर ही लेना है, एट कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी बेटा जी, इट इज 1,50,000, नो सॉरी 2,40,000, ये लेस होगा। फिर गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, ये भी मैंने भेजा था 2,56,000। अच्छा इधर मुझे ऐड करना पड़ेगा गुड्स रिटर्न्ड 1 लाख, आई वुड से, अच्छा ये कितना अमाउंट है भाई, 1 लाख,
28,000 और फिर ऐड स्टॉक विथ कस्टमर, आई विल से 1,28,000। तो ये बेटा जी सारे आइटम हो गए ऐड, और जो ये आइटम है सारे ससुरे हो गए लेस। इसको लेस करना 7,20,000 कितना था, 7,12,000 हो, 7,12,000 लेस 2,40,000 लेस 2,56,000 लेस, और ये पहुंच दिया। तो बेटा जी अगर हमको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है तो एक काम करें, इसको अभी टोटल कर कर निकाले आंसर। 28 लाख प्लस 2,30,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,28,000 प्लस 1,28,000 माइनस 7,12,000 माइनस 2,40,000 माइनस 2,56,000, तो आंसर आ जाएगा 23,78,000। This is value of stock as per books on 29th February। बेटा क्वेश्चन को समझने के लिए अभी हम और भी टाइम देंगे, बट एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन को और भी तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट सीधा सिंपल जो तरीका था उससे मैंने बताया, और इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए 23,78,000। दिस शुड बी द राइट आंसर 29th February के दिन, राइट तो पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद में हम देखेंगे। अब हमको एक बार ये भी देखना है कि क्या ये आंसर हमारा टैली होता है क्या आईसीआई के सजेस्टेड के साथ। 23,78,000 है क्या? मैं एक बार ओपन कर देता हूं सजेस्टेड। कौन से एग्जाम में आया था भाई जी? तुम्हारी तो एग्जाम थी ना, लाइको करके आए थे क्या क्वेश्चन? हाँ भाई जी करके आए थे। इंटरमीडिएट में भी आने बाकी है बच्चे। दस मार्क के लिए क्वेश्चन आया था बी वाला, तो ये देख लीजिए, बी वाला आंसर आपको दिखा देता हूँ। फाइनल आंसर डज इट मैटर? या 23,78,000 तुमने किया बॉस सॉल्व, वो टैली ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जल्दी से मुझे बताओ पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, और आंसर आपको दिख रहा है 23। अभी उनका और मेरा फॉर्मेट अलग है, फॉर्मेट का टेंशन मत लो, वो मैं समझा देगा। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया ना तो फिर कोई भी फॉर्मेट रहेगा तो समझ में आएगा। अरे राशि जैन, फिर तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत हो गया था एग्जाम में। 23,68,000 थोड़े ना आंसर है, 23,78,000 आंसर है, और मेरा भी तो 23,78,000। फिर तो गलती हो गई ना तुमसे, इसलिए मार्क चले गए। 23,78,000 इज द राइट आंसर। तो अब एक काम करो बेटा जी, इसको लिख कर ले लो, और मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूंगा कल, और आपको मॉड्यूल के साथ में भी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। बट आज के लिए जो मैं अभी आपको होमवर्क दे जा रहा हूं वो यूनिक है। जिस तरीके से आज मैंने सॉल्व किया उसी लॉजिक से आपको कुछ और क्वेश्चंस देखने हैं, और देखो कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है, राइट, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 वाज आस्क्ड इन आरटीपी November 20, आरटीपी May 19, और क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्क्ड इन आरटीपी November 19। तो एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर क्या है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनमें बहुत ज्यादा दम है ना, जिनमें बहुत ज्यादा उछाल आ रहा है, एकदम थड़ 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 धड़ धड़ हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्राई कर लेना, ठीक है। सो 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 यू हैव टू ट्राई मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है क्या, ये साइकिल सीखने जैसा है, जितना आप ट्राई करोगे उतना आपको मजा आएगा, राइट। तो कल मैं इसके ऊपर और चर्चा करूंगा, बट 1, 2 एंड 4 आप ट्राई करोगे, साइकिल चलाने जैसा है ये वाला टॉपिक, राइट। सिखाना जो था वो सिखा दिया मैंने। क्या सिखा दिया था कि बेटा जी पहली वाली चीज कि तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक देंगे, तुमको निकालना है एज पर बुक्स। एज पर बुक्स निकालना है तो तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये माल मेरा है कि नहीं है। अगर माल मेरा है तो उसको इंक्लूड करो, अगर आप माल आपका नहीं तो उसको भगा दो यहाँ से। दूसरी चीज कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड,
बैकवर्ड में क्या होता है कि स्टॉक टेक पहले हो जाता है, उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ता है परचेसेस, सेल्स एट कॉस्ट को लेस करना पड़ता है, परचेस रिटर्न को करना पड़ता है लेस, और सेल्स रिटर्न को करना पड़ता है ऐड एट कॉस्ट। सिमिलरली अगर स्टॉक टेक आगे हुआ है तो पीछे आना पड़ता है, तो उसमें परचेसेस होगा लेस, सेल्स एट कॉस्ट होगा ऐड, सेल्स रिटर्न होगा लेस एट कॉस्ट ऑफ कोर्स, और परचेस रिटर्न होगा ऐड। एग्रीड? सर एक बार दिखा दीजिए, क्या दिखाऊं? ऑलराइट, ये देख लिया, फिर उसके बाद में नीचे का वर्किंग नोट। अरे भाई ये तो कल वापस करना है मुझे, मैंने तो आज सिर्फ सिखा के छोड़ दिया आपको। अब जितना आज आप मेहनत करके आओगे, कल उसके बेसिस पर आपकी प्रोग्रेस निर्भर होगी, क्योंकि मुझे आता है। अब आपको ये देखना है कि आपको ये क्लिक करने के लिए आप कितनी मेहनत करके आने को तैयार हो। कल कल आप मेहनत करके आओगे तो ईजी हो जाएगा। बस वो जो क्वेश्चन है ना, उसके आंसर्स भी है तुम्हारे पास, है ना, तो आपको उसको ट्राई करके आना है कि क्या भाई कैसे दिमाग लगा रहा है, राइट, ऐसे करके आने का है, बस फिर आ जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक ए रिडल। तुम जब बचपन से तुम रिडल सॉल्व करते हो तो उसके लिए कोई एजुकेशन बैकग्राउंड की जरूरत थोड़ी ना होती, रिडल सॉल्व करते चले जाते हो मैथ्स के, है ना, वैसे ही। सो अभी प्यार से आपके सर को बाय बोलिए, राइट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्यार से सर को बाय बोलिए। वर्किंग नोट ये दिख रही है ना भाई जी, डिंपल जी, वर्किंग नोट ये रही दिख रही। सर वो क्विज का क्या मामला है? कोई क्विज में नहीं जाने का भाई साहब, वो तुम तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो अभी, राइट। और हाँ, बट तुम्हारा इको और मैथ्स के लिए क्विज काफ़ी हेल्पफुल है ना, अकाउंट्स के लिए क्विज इतनी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स इज जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और राइटिंग एग्जाम होती है ना। तो तुम्हारे हिसाब से कर लेना तो कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। मैंने भेजे कुछ क्वेश्चन टफ भेजे हैं, पर बेटा देखना, मैंने मेरे जो क्वेश्चंस भेजे वो टफ भेजे हैं, देखो आते क्या। कशिश बेटा जी भेजता हूँ वीडियो, ठीक है, नो इश्यूज। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा हाफिज।